Assalamualaikum viewers. In today's module, I will be teaching you about the auditing basic concepts and this is second lecture. So last time मैंने आपसे डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बट आज मैं आप लोगों से कंटिन्यू करूँगी फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर. अपॉइंटमेंट जो ऑडिटर की होती है सोल प्रोप्राइटर के केस में कौन करता है या रिक्वायर्ड है या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. रिमेंबर दिस थिंग. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, बट इट्स अप टू बेसिकली द सोल प्रोप्राइटर. अगर उसकी विश है वो अपना अकाउंट्स को ऑडिटेड करवाना चाहता है तो वो ऑडिट करवा सकता है. इट्स अप टू हिम. एंड रिमेंबर दिस थिंग, इसके लिए ये भी नेसेसरी नहीं होता कि वो सीए होना चाहिए, द चार्टर्ड अकाउंटेंट. नो, वो कोई भी डिग्री उसके पास हो सकती है और ऑनर पे फुल डिपेंड करता है. ऑनर ही जो है उसको अपॉइंट करता है और ऑनर पे ही ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो क्या करवाता है, कौन से अकाउंट्स करवाता है, डिटेल में करवाता है, नहीं करवाता है, जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाता है, वो उस ऑनर पे डिपेंड करता है. द सेकेंड है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के केस में भी हम अगर देखें तो हमारी ऑडिट नेसेसरी नहीं होती. लॉ हमें नहीं बोलता कि ऑडिट एनी हाउ करवाओ, लेकिन पार्टनर्स पे डिपेंड करता है. ऑल पार्टनर्स विद म्यूचुअल कंसेंट जो है ऑडिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट्स को. उनको कौन अपॉइंट करता है? पार्टनर्स खुद. पहले सोल प्रोप्राइटर में कौन अपॉइंट करता है? ऑनर खुद. उसी तरह से पार्टनरशिप में कौन जो है हायर करता है? पार्टनर्स खुद हायर करते हैं ऑडिटर को. अपॉइंटमेंट कंपनीज ऑडिटर्स की देखी जाए तो वो हमें बताते हैं सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. हमें अपॉइंटमेंट की डिटेल इस सेक्शन 139 कंपनीज एक्ट 2013 से मिलती है. अच्छा, इसमें हमारे पास दो बेसिक केसेस होते हैं, मैं आपको दोनों बताती हूँ. अगर हमारी अपॉइंटमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की हो रही है, रिमेंबर दिस थिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो उन्हें कौन अपॉइंट करता है ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सीनियर ऑडिटर के में स्पेशली ये एमसीक्यूज दे सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज़ का कौन जो है अपॉइंट करता है ऑडिटर. द कंट्रोलर या कहते हैं ऑडिटर जनरल. कौन? कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल जो है वो अपॉइंट करता है ऑडिटर को. और कितने डेज में करता है? तकरीबन विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, और ये कब तक चलता है? हु शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. गवर्नमेंट कंपनीज में ऑडिटर हायर करेगा हमारा कंट्रोलर या जनरल ऑडिटर जनरल, ठीक है, और विद इन 180 डेज़ करेगा. और वो कितने टाइम तक ऑफिस संभालता है? नॉर्मली एनुअल जनरल मीटिंग, नेक्स्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग आएगी. और अगर हम अपॉइंटमेंट देखें प्राइवेट कंपनीज़ की तो हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट जो ऑडिटर है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब यहाँ पे फर्स्ट अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर रहे थे, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ऑन विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. यानी फर्स्ट टाइम हमारी प्राइवेट कंपनी का ऑडिटर कौन सेलेक्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. 60 डेज़ के अंदर अंदर. प्राइवेट कंपनी में 30 डेज़ की बात की गई, यहाँ 60 डेज़ के अंदर अंदर जो है अपॉइंट करना है. लेकिन अगर फॉर सपोज फेल हो गए, यानी ऑडिटर जनरल फेल हो गया अपॉइंट करने में, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं. लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, अगर हमारे पास ऑडिटर जनरल है तो वही करेगा. उसके बाद रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर की बात की गई है कि ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंट एट एनुअल जनरल मीटिंग. जो रिटायर हो गया ऑडिटर वो रीअपॉइंट अगेन हो सकता है अगर वो डिसक्वालीफाई नहीं हुआ रीअपॉइंटमेंट के लिए. ही हैज़ नॉट गिवन नोटिस टू कंपनी ऑफ हिज अनविलिंगनेस. अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया कि मैं काम नहीं करना चाहता, अनविलिंगनेस शो नहीं की, तो वो अपॉइंट हो सकता है अगेन. A special resolution has not been passed at annual general meeting appointing some other person or providing expressly that he shall not be reappointed. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन कोई पास नहीं हुआ कि इसके बाद दूसरा जो है ऑडिटर अपॉइंट होगा या फिर कि वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता, तो इन तीनों केसेस के अब वो आराम से रीअपॉइंट हो सकता है. उसके बाद उन्होंने रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की भी बात की है कि ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139
remove from his office before expiry of his term only by special resolution। उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक ऑडिटर को उसकी मतलब टर्म्स कंप्लीट होने से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये हैं क्या, ये यूनिक और पता है क्या, तो सेपरेट ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, यानी ये ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं। बाय इट्स नेचर ऑडिटिंग रिक्वायर्स दैट द रियल वर्ल्ड एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बी कंपेयर टू फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। ज़ाहिर ही बात है, जब ऑडिटर चेक करता है तो वो यही चाहता है कि एविडेंस जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिलती हैं उसको कंपेयर किया जाए कुछ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स से, क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है या नहीं। द स्टैंडर्ड्स टू विच एन इंटरनेशनल ऑडिटर कंपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो इंटरनेशनल एक ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जिससे जो है कंपेयर करता है, वो स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको हम पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते थे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को पहले क्या बोला जाता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये सेट कौन करता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। उसके बाद ISA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। आपको ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, सो डोंट कंफ्यूज इट विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन ISA होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और IAS होता है तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 होती है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, जिसको हम क्लीन ओपिनियन भी बोलते हैं। ये वो ओपिनियन होता है बेसिकली जिसमें ऑडिटर बताता है कि आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो बिल्कुल क्लीन है, यानी ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं। देयर इज़ नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट। 2 थिंग्स होती हैं, यानी मटीरियल मिस स्टेटमेंट भी नहीं है, एंड ऑल द रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और सारे गैप के हिसाब से बनाए गए हैं। प्रॉपर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को फॉलो किया गया है। कोई मिस जो है हमारी क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग नहीं की गई, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई, मिस अप्रोप्रिएशन नहीं की गई, नो, द रिपोर्ट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। और रिमेंबर, ये सबसे बेस्ट रिपोर्ट होती है जो किसी बिज़नेस को मिल सकती है, क्योंकि बिज़नेस में सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ अच्छे से बनाया गया है, कोई मसला नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज़ क्वालिफाइड ओपिनियन। इस सिचुएशन में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैव नॉट बीन मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद गैप बट नो मिस presentations are identified, an auditor will issue a qualified opinion। अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस होती है। एक चीज़ होती है कि हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है, यानी कहीं पे हमने कोई मिस अप्रोप्रिएशन देखी है, ठीक है, कोई घपला देखा है, कोई मिस्टेक देखी है, लेकिन हर जगह पे नहीं देखी। अब आप ये बात डिफरेंस समझेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन यानी कहीं पे थोड़ा सा मसला देखा है, लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो वो नॉर्मली जो है प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत इशू है, ठीक है, थोड़ी बहुत मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं बनाई गई। तब अगर ऑडिटर को ये लगता है तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, ठीक है, यानी एक्सट्रीमली रॉन्गली तरीके से नहीं बनाई गई है, उसमें थोड़ी सी मिस प्रेजेंटेशन है भी, तो उससे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। नाउ द थर्ड वन इज़ एडवर्स ओपिनियन। ये सबसे वर्स्ट टाइप होती है, और ये किसी कंपनी के लिए एक बड़ा शॉक होता है अगर उसको एडवर्स ओपिनियन मिलता है। ऑडिटर बोलता है कि ये बेसिकली सबसे बुरी रिपोर्ट है जो किसी बिजनेसमैन को मिल सकती है। इसका मकसद ये एडवर्स मतलब बिल्कुल ख़राब है, यानी सारी की सारी मटेरियल मिस स्टेटमेंट से भरी हुई है, और कोई जो है प्रॉपर हमारे रूल्स फॉलो नहीं किए गए, जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स थे, हमारा गैप है उससे फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पे ये चीज़ होती है, यानी फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है कि यहाँ पे फ्रॉड किया गया है। ग्रॉसली मिस प्रेजेंटेटेड, ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रॉसली मिस प्रेजेंटेटेड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो कंफर्म नहीं करे गैप के हिसाब से। इस टाइम पे ऑडिटर क्या करता है, एडवर्स ओपिनियन देता है। नाउ द फोर्थ वन इज़ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब ये वो है एग्जैक्टली ओपिनियन नहीं है, ये समझे, डिस्क्लेमर जब वो देता है उसका मतलब है ऑडिटर ओपिनियन दे ही नहीं पाया,
और ये क्यों होता है? ऑडिटर यानी जज ही नहीं कर पाया, ऑडिटर जान ही नहीं पाया कि क्या मिस प्रेजेंटेशन है, ट्रू या फेयर व्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन। जब ऑडिटर को सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि वो कोई कंक्लूजन निकाल सके, तो वो ये रिपोर्ट देता है। वो बोल देता है भाई मुझे तो आप लोगों ने लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस में रखा था, या फिर जो है मैंने जो भी ट्राई किया, जो मिस प्रेजेंटेशंस या जो मुझे चांसेस लग रहे थे उस हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, तो मैं जज कर ही नहीं सकता, मैं अपना ओपिनियन ही नहीं दे सकता। उस टाइम पे ये डिस्क्लेमर देगा कि भाई नो एनी ओपिनियन कैन बी जज आइदर येस और नो। नो यहाँ पे न्यूट्रली बस एक डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देता है, भाई ये बात है। अब तो उसे हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बोलते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली इशूड और वी कैन से राइट इन अ मोस्टली रेयर केसेस, ठीक है। रेयर केसेस में जो है ये रिपोर्ट दी जाती है, ये ओपिनियन दिया जाता है। एंड मोस्ट कॉमन होता है अनक्वालिफाइड, ठीक है। अब हमने 4 टाइप्स पढ़े। द नंबर 1 इज़ अनक्वालिफाइड, जो बिल्कुल परफेक्ट है। द सेकंड इज़ क्वालिफाइड, जिसमें थोड़ी सी जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट की गई है बट ओवरऑल रूल्स को फॉलो किया गया है। द थर्ड वन इज़ एडवर्स, मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी है, गैप को भी फॉलो नहीं किया गया, बुरी से बुरी बनाई गई है। एंड द फोर्थ वन इज़ कोई ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज थी। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे टाइप्स ऑफ ऑडिट का डिस्कस करूँगी, और ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं एक ही लेक्चर बनाऊँगी जिसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट पूरे आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आप ये वीडियोस देखते जाएंगे, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, एंड मुझे प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड मेंबर्स।